चलिए अभी रिकॉर्डिंग में डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पैरामीटर्स, थैंक यू जिसने भी बताया, पैरामीटर्स are the variable are the variables are the variables और वैल्यूज वैल्यूज नहीं होता है, वेरिएबल ही होगा वहां पे। पैरामीटर्स आर द वेरिएबल्स विथ डेटा टाइप, किसके साथ होगा? डेटा डेटा टाइप with data types that determines the function will accept या receive, दोनों बात आप लिख सकते हैं, accept और receive the certain type of value, the certain type of value, the certain type of value from where it is used or called। ठीक है, तो जो भी हम पैरामीटर बनाएंगे ना, वो मैक्सिमम पैरामीटर मल्टी पैरामीटर हम रख सकते हैं। ठीक है, 9 भी रख सकते हैं, लेकिन अगर पैरामीटर रखते हैं तो कोई भी पैरामीटर जो हम बनाएंगे उसका लिखने का जो तरीका होगा पैरामीटर पोजीशन पे, यानी जो ब्रैकेट आपको दिया जा रहा है, यहाँ पे आपका फंक्शन का नाम है ना, और यहाँ पे पैरामीटर है, तो कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे इंट x इंट क्या y। इसका मतलब क्या है कि ये दो तरह के दो वैल्यू को रिसीव करेगा, जिसका टाइप क्या होगा? इंट होगा। जरूरी नहीं है, आप बना रहे हैं, मान लेते हैं प्लॉट का आप, भी हो सकता है। हाँ हाँ, आप जैसे बनाना चाहे वैसे बनाइए। यस सर, इंट प्लॉट। इसका मतलब है कि आप दो वैल्यू भेजना चाहते हैं और ये दो वैल्यू रिसीव करेगा, लेकिन जो पहला वैल्यू होगा दैट मस्ट बी इंटीजर टाइप, और दूसरा वैल्यू होगा दैट मस्ट बी फ्लोट टाइप। समझ गए? यस सर। मैक्सिमम 225 पैरामीटर्स होते हैं। कितने? 225। ठीक है, इसका मतलब है कि 225 वैल्यू पे हम काम कर सकते हैं, लेकिन अगर 500 वैल्यू पे काम करना हो तो फेल हो जाएगा। अगर 500 वैल्यू पे काम करना हो तो फेल हो जाएगा ना? यस सर, फेल हो जाएगा सर। नहीं होगा, क्योंकि ये एरे में क्योंकि ये वेरिएबल की जगह पे एरे को भी सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? एरे को। तो मान लीजिए इंडिविजुअली अगर वैल्यू पे काम करना है तो हम कितना तक जा सकते हैं? 225। 225। लेकिन अगर हमको लगता है कि बहुत सारे वैल्यूज है और सिमिलर टाइप का हमारे पास हजारों वैल्यूज है, तो हम उन हजारों वैल्यूज का एक एरे बना लेंगे और एक ही पैरामीटर लिखेंगे, 1000 एरे का काम हो जाएगा मेरा। नहीं समझे? यस सर समझ गया। समझ गए? जैसे अगर मैं ये फंक्शन बनाऊं और यहाँ मैं लिख दूं int x 10, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक ही पैरामीटर है, नंबर ऑफ पैरामीटर कितने हैं? एक है, लेकिन ये कितने वैल्यू को रिसीव कर लिया? 10 वैल्यू को सर। क्लियर? यस सर। यस। ओके, कहीं दिक्कत इसमें? नो सर। नहीं, ठीक। अब है फोर्थ बच गया, दैट इज द रिटर्न। रिटर्न स्टेटमेंट है। यस सर, रिटर्न जो है वो एक स्टेटमेंट है। ठीक है, इट इज
it is a statement used for returning a value from function to where it is used or called. ठीक है, कहाँ भेजेगा? ये रिटर्न जो करेगा, रिटर्न करके वैल्यू को कहाँ भेजेगा? मेन फंक्शन। मेन जब फंक्शन function या के पास। वहां पे हमेशा हम मेन फंक्शन नहीं बोलेंगे, शुरुआती तौर पे हम समझ लेंगे मेन फंक्शन, लेकिन जरूरी नहीं है। हम फंक्शन से फंक्शन में भी कॉलिंग करते हैं, तो अगर Yes, आपका भी sir. मेन है तो वो भी सही है, ठीक है, लेकिन फंक्शन टू फंक्शन भी कॉलिंग होता है। तो जहां से इसको इस्तेमाल किया जाएगा, कॉल किया जाएगा, यूज किया जाएगा, ये वहीं पे वैल्यू को रिटर्न कर देगा। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ओके। इसका जो सिंटेक्स होता है वो होगा, आपको रिटर्न देना होगा, Column. और या तो यहाँ पे आप कांस्टेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, Yes, sir. या फिर वेरिएबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं समझे? Yes, sir. समझे कि नहीं समझे? समझ गया That सर। is- क्या समझे? कांस्टेंट समझ गया सर, वेरिएबल क्या? वेरिएबल बताइए। तो बताइए, कांस्टेंट में रिटर्न करके कैसे लिखेंगे? यहाँ पे क्या लिखें? 0 0 1 2 3 4 5 10। 0 1 2 3 कोई दे दीजिए पॉजिटिव नंबर हाँ, सर। वेरी गुड वेरी गुड। और मान लीजिए कि अगर हम ऐसे कर दें कि x बराबर 20, रिटर्न लिख दिए x, तो ये क्या हो गया? वेरिएबल का कंसेप्ट हो गया। यस सर। तो हम अपनी Yes, sir. आवश्यकता अनुसार, जरूरत के अनुसार, हम जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है। रिटर्न सेपरेटली भी यूज किया जाता है, यानी बिना किसी वैल्यू के, ठीक है, लेकिन वो तब किया जाता है जब फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करने वाला नहीं होता है और हमें फंक्शन को इमीडिएट टर्मिनेट करके, ठीक है, फिर वहां पहुंचना है जहां से इसे कॉल करना हो, ठीक है, जहां से इसको कॉल किया गया है। ओके, मैं वो भी बात स्पष्ट कर देता हूं यहाँ पे। यानी अगर फंक्शन में रिटर्न टाइप है इंटीजर, ठीक है, अगर फंक्शन में मान लीजिए कि रिटर्न टाइप है, यहाँ पे देखिए, रिटर्न टाइप में अगर इंटीजर है, फ्लोट है, कैर है, कुछ भी है, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, पड़ेगी ना? ठीक है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। हमको लग रहा है कंफ्यूजन है। सर एक बार फिर से बताइए। बता दिए एलिब्रेट करके सर। ठीक है, मान लो कि कोई एक फंक्शन तुम बना रहे हो, इंट fn, और मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंट x, इंट y, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी वर्क है। अब लास्ट में निकलते समय तुमको क्या करना होगा? रिटर्न करना होगा ना। तो मान लीजिए कि रिटर्न करोगे तो यहाँ क्या दोगे? कोई इंटीजर वैल्यू दोगे, कांस्टेंट दोगे, या वेरिएबल दोगे? यही ना करोगे? यस सर। यस सर। यस सर। भैया ये जो 10 है, ये किसके मुताबिक डिटरमाइन हो रहा है? इंट के सर। अगर यहाँ फ्लोट होता तो यहाँ क्या लिखते हैं? 10.22 लिखते हैं। यस सर। यहाँ कैर होता तो यहाँ सिंगल कोट के अंदर कोई कैरेक्टर लिखते हैं। यस सर। यस सर। समझ में आ रही है? यस यस सर। सर। ओके, ठीक। अब ये कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है, ठीक है, कि हम जब फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है क्या? वॉइड और fn,
अब मान लीजिए पैरामीटर है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम पूछे कि क्या ये फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, क्या ये वैल्यू रिटर्न करेगा? वाइड में से मतलब नथिंग होता है या नहीं, नथिंग होता है तो नहीं करेगा। मतलब टेक्निकली तौर पे यहाँ रिटर्न Return स्टेटमेंट नहीं होगा। रिटर्न नहीं। जीरो, जीरो इज एन इंटीजर वैल्यू, यस सर। जीरो इज एन इंटीजर वैल्यू, यस सर। यस सर, यस तो यहाँ रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम फिर भी यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखते हैं कभी कभी, टेक्निकली नहीं लिखना है लेकिन हम फिर भी कभी कभी लिखते हैं रिटर्न। हम इसलिए रिटर्न लिखते हैं यहाँ पे क्योंकि हम फोर्सली ठीक है टर्मिनेट द फंक्शन। हम इस फंक्शन को फोर्सली क्या करना चाहते हैं? टर्मिनेट। टर्मिनेट। अब कहते हैं कि तुम वापस लौट जाओ, जहां से तुमको कॉल किया गया है वहां चले जाओ, मेन से किया गया है तो मेन फंक्शन के पास चले जाओ। समझ गए? मतलब Yes, sir. वैल्यू लेके कुछ नहीं गया, वैल्यू कुछ नहीं भेजा। ठीक है, वैल्यू लेके कुछ नहीं गया, वैल्यू कुछ लेके नहीं भेजा, ठीक है ना, बल्कि फोर्सली टर्मिनेट कर दिया इसको। क्लियर? यस सर। Yes. सर जो रिटर्न 0 1 लिखते हैं सर, मतलब कि इंटीजर टाइप का वैल्यू कोई है तो रिटर्न किसको करते हैं सर? जहां से कॉल करेंगे वो बता रहे हैं, अभी तुरंत हम बता रहे हैं। यस ये तो अभी फंक्शन का डेफिनेशन खाली बता रहे हैं, सिंटेक्स पे सारा खेल खेल अब बताते हैं आपको। यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes. इसमें कहीं कोई दिक्कत? क्या Yes, समझे sir. कि कभी कभी फंक्शन में रिटर्न टाइप वॉइड होने के बावजूद भी हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं। तो लिखने सर की ये जरूरत? कंडीशन पे, कंडीशन के हिसाब से है सर। हाँ हाँ, हो सकता है कंडीशन के हिसाब से। अभी वो हम लोग बाद में समझ लेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, अभी हमको दिमाग में ये समझना है कि जब हम वॉइड कर रहे हैं तो हमें रिटर्न की जरूरत नहीं है, नहीं है ना? नहीं है। लेकिन हम No, फिर भी sir. रिटर्न लिख रहे हैं बिना किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के। तो क्या पर्पस है उस रिटर्न को लिखने का? तो पर्पस ये है सर कि हम उस फंक्शन को फोर्सली क्या करना चाहते हैं? टर्मिनेट। टर्मिनेट करना चाहते हैं। क्लियर? यस सर। Yes. चलिए चलिए, ठीक है। अब आते हैं, अच्छा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये क्लियर हो गया, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको क्रॉस करते हैं। इसके बाद नीरज सर की क्लास होती है ना? इसके बाद 2 बजे सर क्लास है। ब्रेक होता है। ब्रेक कितना देर का है? इसके बाद 2 बजे क्लास है से हम सर। लोगों की क्लास 2 बजे से क्लास है सर। क्लास अच्छा तो ठीक है, तो 15 मिनट खींचते हैं फिर। यस सर। ठीक, अब एक चीज समझते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई फंक्शन बनाया, int fn कुछ भी, int इसको अभी जरूरी नहीं है, ये बात नहीं है, वैसे ही सिंपल। ये आपने फंक्शन बनाया, तो फंक्शन जब बनाया, कहाँ बनाया वो बात की बात है, आपने बनाया, तो इसका इस्तेमाल आप कहाँ कर रहे हैं? मेन में या किसी फंक्शन में। तो आपने इसमें इसका इस्तेमाल किया, इसको बोलते हैं कॉलिंग, यूज्ड। ठीक है, अब कोई पूछेगा कि इसमें कॉलिंग फंक्शन कौन है और कॉल्ड फंक्शन कौन है? सर कॉलिंग फंक्शन हो गया सर fn। यस सर कॉलिंग वो है जो सर मैन में वो कॉल किया जा रहा है सर। हाँ, तो मेन ना कॉलिंग हो और गया। जो कॉल्ड है सर ये जो बाहर है मैन के बाहर में डिफाइन किया गया है। मेन के बाहर नहीं, मेन के अंदर। मेन के अंदर। यस सर।
ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे हम कॉलिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे? कॉलिंग कॉलिंग फंक्शन। फंक्शन, और इसको कॉलिंग फंक्शन, बोलेंगे हम कॉल्ड फंक्शन। कॉल्ड फंक्शन। क्योंकि जब हम कॉल फंक्शन को हुआ। देख रहे हैं तो इसके मुताबिक देख रहे हैं, जब यूज एग्जीक्यूट हो रहा है उसके मुताबिक देख रहे हैं, तो उसके मुताबिक एग्जीक्यूट करने के मुताबिक देख रहे हैं, तो मेन ने ही कॉल कर रहा है किसको? तो कॉलिंग FN फंक्शन को। तो मेन ना हो गया, और किसको किया? तो सर एफएन को किया, तो FN कॉल्ड फंक्शन कौन हो गया? ठीक है, ओके। FN हाँ हाँ बोलिए। बोलिए। FN बोल रहा है सर, FN बोल रहा है सर वो। तो एफ क्या है बोल रहा है एफएन? ये सर अरे ये बोला कॉल कि फंक्शन है। एफिन फंक्शन को मेन के अंदर अरे बाबा, एफएन यही फंक्शन मान लीजिए कि एक फंक्शन बना हुआ है आपका, ये वाला बना हुआ है, ये आपने बनाया, आपका यूडीएफ फंक्शन है। किस तरह का फंक्शन है? यूडीएफ। आप मेन में इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये यस आपने ये आपने इसको बोलते हैं यूज्ड, यूज करना, यूज या कॉल सिंपल भाषा में। बट द टर्म इज कि हमारे पास दो वर्ड आ रहा है, एक होता है कॉलिंग फंक्शन, एक होता है कॉल्ड फंक्शन। तो इस हिसाब से हम मेन को क्या कहेंगे और एफएन को क्या कहेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे मेन को कहेंगे कॉलिंग फंक्शन और एफएन को कहेंगे कॉल्ड फंक्शन। मेन को कहेंगे कॉलिंग फंक्शन और एफएन को कहेंगे कॉल्ड फंक्शन। मेन, हाँ, क्योंकि मेन ही बुला रहा है, मेन ही यूज कर रहा है। अगर मेन नहीं करेगा तो होगा एफएन का इस्तेमाल? नो सर। तो सर तो सर ठीक है, तो करंट में ये रन कर रहा है, लेकिन इस्तेमाल किसका कर रहा है? एफएन का। तो एक जब एग्जीक्यूट हो रहा है उस समय एग्जीक्यूट किसका होगा? पहले मेन का ना होगा? पहले यस मेन का सर। होगा। मेन रन कर रहा है, रन कर रहा है मतलब प्रेजेंट, मतलब कॉलिंग, और उसके बाद इसको बुलाएगा, मतलब ये मिलेगा तो जाएगा यहाँ पे, ये मिलेगा लाइन तब यहां से यहां जाएगा, तो जाएगा यानी भविष्य, फ्यूचर। तो क्या हो गया? कॉल समझ गए? सो यस सर, समझ गए। यहाँ पे ये मेन कॉलिंग हो जाएगा और ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉल्ड। तो अगर सर कोई एक डाउट पूछेगा, होगा। हाँ बोलिए। सर कॉलिंग फंक्शन तो कोई भी हो सकता है ना सर, हाँ मैंने कोई क्यों? भी, हाँ हाँ, तो अब हम तो अब इसके पहले अभी कुछ देर पहले बोले हैं, तो समझाने के लिए मेन पे समझा रहे हैं। कोई भी हो सकता है, हम ओके समझाने सर। के लिए मेन पे समझा रहे हैं, लेकिन कोई भी हो सकता है। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर मान लीजिए, चलिए आपके मुताबिक आ जाते हैं। ठीक है, चूंकि आप इस पे भूल ही दिए हैं, तो मान लीजिए कि एक एफएन नाम का फंक्शन है, और यहाँ पे एक fn1 नाम का आपने फंक्शन बनाया, और इसमें आपने किसको यूज कर लिया? FN तो अगर इसके मुताबिक इस फंक्शन को देखना है, तो यहाँ कॉलिंग फंक्शन कौन बना? FN1 ठीक है, और कॉल्ड फंक्शन कौन हुआ? FN। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, अगर मान लीजिए ये भी हटाइए, चलिए अगर हम मेन एक ले लें और मेन में हम fn1 को कर दें, तो अब बताइए कॉलिंग फंक्शन कौन हुआ? मेन हुआ, और कॉल्ड फंक्शन कौन हुआ? मेन फर्स्ट हुआ। FN1 fn1। F1। यस तो सर। जब fn1 एग्जीक्यूट होने जाएगा तो ये कॉलिंग बन जाएगा, और फिर ये क्या बन जाएगा? कॉल्ड। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। यस यस सर। सर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कॉलिंग फंक्शन is the function that uses
यूडीएफ फंक्शन। यूडीएफ मतलब यूजर डिफाइंड डिफाइंड और कॉल्ड फंक्शन is the function that used within current running function, है ना। और करंट रनिंग फंक्शन को ही हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? called हाँ, कॉलिंग। calling function. हाँ, जो रन कर रहा है ना, वर्तमान में जो रन करेगा वो कॉलिंग हो जाएगा, और जब वो यूज करेगा किसी फंक्शन को तो वो क्या हो जाएगा? Called. कॉल्ड हो जाएगा। क्लियर? Yes, ये sir. कॉलिंग कॉल्ड रन के हिसाब से सोचना है। किसके हिसाब से सोचना है? रन Run के हिसाब से। ठीक है, तो अगर अभी मेन रन कर रहा है तो कॉलिंग ये हो गया, कॉल्ड ये हो गया। जब ये रन करने लगेगा तो कॉलिंग ये हो जाएगा, कॉल्ड ये हो जाएगा। समझ रहे हैं? Yes, sir. जब ये रन करने लगेगा तो कॉलिंग ये हो जाएगा, और इसके अंदर अगर कोई फंक्शन होगा तो वो क्या हो जाएगा? कॉल्ड हो जाएगा, एंड सो Called ऑन। हो इसी जाएगा। तरह से चलता रहेगा। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट हो गया। एवरीबॉडी, एनीबॉडी? मिस्टर रोहित कुमार, यस सर। दिक्कत है? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। यानी कॉलिंग और कॉल्ड का निर्धारण फंक्शन के एग्जीक्यूशन टाइम के अनुसार किया जा रहा है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब एक होता है प्रोटोटाइप। क्या होता है? प्रोटोटाइप। ये प्रोटोटाइप क्या होता है फंक्शन का? तो फंक्शन का दो नेचर होता है, एक होता है डिक्लेरेशन, एक होता है डेफिनेशन। अच्छा, let we are discussing something about declaration and definition. Declaration and definition. ठीक है। अच्छा, अगर हम इंट अच्छा, मान लो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन, इसको पहले प्राइम कॉमन तरीके से समझते हैं। जैसे मान लो कि बहुत लोग मिनिस्टर लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग जाते हैं कहीं कहीं पे उद्घाटन कर देते हैं कि यहाँ इस जगह पे पुल का निर्माण होगा। तो एक तो शिलान्यास होता है, वहां पे एक तो पत्थर गाड़ दिया जाता है, एक बैनर लगा दिया जाता है, गए फूल माला चढ़ाए, नारियल फोड़ दिए, उद्घाटन हो गया। तो क्या पुल बन गया उससे? No, sir. नो सर, वो डेफिनेशन हो गया। डेफिनेट, बट वो डिक्लेरेशन हुआ सर, वो डिक्लेयर किया गया कि declaration पुल है। बनेगा। Yes, sir. बनेगा। Declaration हुआ. वो डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, Yes, sir. और कल के डेट में वहां पे सारे मटेरियल्स गिर गए, ठीक है, इंजीनियर आ गए, कॉन्ट्रैक्टर आ गया, सब काम पे लग गया, पुल बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है, और पुल बन गया। दैट इज कॉल्ड Definition. डेफिनेशन। डेफिनेशन।
क्लियर? अब समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। ठीक है, तो किसी चीज की जानकारी है, सिर्फ जानकारी है दिया जा रहा है, वो डिक्लेरेशन हो गया। और उस जानकारी का, ठीक है, मीनिंग कहीं पे डिस्क्राइब कर दिया गया है, तो वो क्या हो गया? डेफिनेशन डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन मतलब हम अगर कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि इस नाम का फंक्शन है, तुम सिर्फ ये समझो फंक्शन है, ठीक है, डिफाइन है कि नहीं है वो हम नहीं बताना चाह रहे हैं, सिर्फ ये बताना चाहते हैं कंपाइलर को कि तुम समझो कि इस नाम का एक फंक्शन है। तो क्या समझेगा? डिक्लेरेशन। ठीक है, और जब हम उसके सेट ऑफ स्टेटमेंट को लिख देते हैं तो क्या हो जाता है? डेफिनेशन। ठीक है, ओके। अब सवाल उठता है कि डिक्लेरेशन क्यों जरूरी है? अब अगर डिक्लेरेशन जरूरी नहीं होगा तो पता चलेगा कि पुल बनाना था 2 फीट पहले, बन गया 2 फीट बाद। हाँ, ऐसा भी हिस्ट्री में हम कहीं पढ़े थे, कहीं कहानी वानी सुने थे, तो ऐसा भी हुआ है कि घोषणा कहीं और पे किया गया है और जब बनाने की बारी आई तो उस वक्त हो सकता है कि वो शिलान्यास का कंसेप्ट नहीं होगा, बहुत पुरानी बातें हैं, ठीक है, बोर्ड लगाने का कंसेप्ट नहीं होगा, 10 लोग 20 लोग 50 लोग मिले होंगे, समाज के लोग मिले होंगे कि यहाँ पे काम शुरू होगा, एक निर्धारण कर दिया गया, एक मार्का बना दिया गया, और जब इंजीनियर को भेजा गया उस मार्का को समझा के, ठीक है, तो वो हो सकता है कि उस मार्का में लेके कंफ्यूजन होगा, वैसा 2-4 और मार्का कहीं देख लिया होगा आगे पीछे, पुल बनाना कहीं और था, आरंभ कहीं और से हो गया। हालांकि पुल जहां से आरंभ हुआ था गलती से ही भले सही वहीं से बनाया भी गया, ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा ना हो इसी के लिए, ठीक है, पहले क्या किया जाता है? डिक्लेरेशन किया जाता है, ताकि हम कंपाइलर को बता दें कि इस नाम का एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन कहीं ना कहीं तुमको डिफाइन मिल जाएगा, ये हम बताना चाहते हैं। किसके द्वारा? डिक्लेरेशन के द्वारा। ठीक है, अगर डिक्लेरेशन नहीं होगा तो क्या होगा सर? तो डिक्लेरेशन नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर जब किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, लाइक मेन ही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, तो उसका बिहेवियर जो होता है ना कि मेन में जो कुछ भी यूज हो रहा है ना उसको मेन के ऊपर खोजना। कहाँ खोजना? मेन के ऊपर खोजना, यानी हेडर फाइल में खोजना, या मेन के ऊपर कोई चीज डिफाइन है तो वहां खोजना। तो अगर डिक्लेरेशन हम नहीं करेंगे किसी चीज का और कोई फंक्शन हम यूज करेंगे जिसको सीधे हम डिफाइन किए हैं, ठीक है, तो कंपाइलर नेचर के मुताबिक उसको मेन के ऊपर खोजने की कोशिश करेगा। और मान लीजिए कि मेरे उस फंक्शन का डेफिनेशन मेन के नीचे है, जो कि हो सकता है, तो वैसे केस में तो उसको फंक्शन मिलेगा नहीं। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? यस नहीं मिलेगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि फंक्शन वो जब भी सी में प्रोग्राम रन होता है, कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि सबसे पहले तो फंक्शन मेन ही एग्जीक्यूट होगा, तो कोई भी फंक्शन अगर एग्जीक्यूट करता है तो अपने अंदर यूज्ड हुए किसी भी फंक्शन का डेफिनेशन कहाँ खोजता है बाय डिफॉल्ट? अपने मेन के ऊपर अपने ऊपर, ठीक है। और जिस फंक्शन को हम मेन के अंदर यूज कर रहे हैं उसका डेफिनेशन मैंने लिखा है मेन के बाद, ठीक है। तो डिक्लेरेशन नहीं देंगे, प्रोटोटाइपिंग नहीं करेंगे तो कहाँ खोजेगा? मेन के ऊपर मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा। डिक्लेरेशन देने से ये फायदा होता है कि हम कंपाइलर को कहते हैं कि सुनो कंपाइलर, तुम्हारा जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो है, पर हम तुमको डिक्लेरेशन करके समझा रहे हैं ना कि इस नाम का यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो अगर ऊपर ना मिले तो तुम मेन के नीचे भी जाके खोजो। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? अगर मेन के ऊपर ना मिले तो मेन के नीचे भी जाके खोजो। ये कौन बता रहा है?
डिक्लेरेशन, ये कौन बता रहा है? डिक्लेरेशन। और यही डिक्लेरेशन, हाँ यही डिक्लेरेशन प्रोटोटाइप के नाम से जाना जाता है। आवाज मेरी स्पष्ट आ रही है? कट क्या रही है? अरे बोलोगे जी? यस सर। Yes, sir. बोलो यस सर। Yes, sir. आवाज क्लियर है? यस सर, 100% सर। सर अब टाइम हो गया सर, छुट्टी। टाइम का चेक हो गया, जब क्लास है ही नहीं तुम्हारा तो? क्लास है अभी? No, sir. नो सर। अब अकबके क्यों पकड़ा रहे हो? तो डिक्लेरेशन क्लियर हो गया और डेफिनेशन क्लियर हो गया, क्या समझे? बिना डिक्लेरेशन के डेफिनेशन हो सकता है। उस केस में क्या करेगा? कहाँ खोजेगा? ऊपर सर, मेन के ऊपर। मेन के अंदर। गुड 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 गुड। और अगर हमारा फंक्शन मेन के बाद डिफाइन है तो डिक्लेरेशन देना होगा सर। डिक्लेरेशन सर देना ऊपर होगा। खोजेगा। नहीं, फिर खोजेगा ऊपर लेकिन मिलेगा नहीं, है नीचे। यस सर। तो हम तो ये चाहेंगे ना कि वो नीचे भी जाके सर्च करे मेरे फंक्शन को। Yes, यस sir. सर। तो उसी के लिए हमें डिक्लेरेशन करना क्या हो जाता है? अनिवार्य हो जाता है। और ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। कौन? प्रोटोटाइप एंड डिक्लेरेशन। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में उठाएंगे, ठीक है ना? यस सर। और